हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले स्टैटिक जीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन एसएससी एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ काइनेटिक म्यूजिक। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो रिसेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं अभी स्टैटिक जीके में स्टेनो के, अगर आप आंसर की ना देखें तो बिल्कुल मत देखिएगा, देखना अपराध है, 1 करोड़ तक का फाइन आपको पता तो है ना। तो फिर क्या है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि काइनेटिक म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पूछा है, तो आप मत देखना, मैंने देख लिया। तो काइनेटिक म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं और क्योंकि बने हैं तो आगे भी बनने के चांसेस हैं अपकमिंग सीजीएल एग्जाम में, तो फिर हम लोग करते हैं ये काइनेटिक म्यूज़िक। तो भारत में जो म्यूज़िक है इज़ बेस्ड ऑन एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट एंड वर्क्स, पूरा है यहाँ पर, क्वेश्चन है, सब कुछ है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड ये जो पीडीएफ है जिससे कि मैं करवा रहा हूँ, ये आपको परमार एसएससी की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको पीडीएफ को उठा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं और नाट्यशास्त्र को हम फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्लासिकल डांस और साथ ही साथ जो म्यूज़िक है क्लासिकल म्यूज़िक उसके बारे में भी देखने को मिलता है। तो नाट्यशास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने, बृहदेसी बाई मटंग, संगीत सुधारक बाई हरिपाल एंड स्पेशली दी सामवेद। सामवेद तो हमें पता है इट इज़ दी ओल्डेस्ट बुक ऑन दी म्यूज़िक। तो ये याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने, बृहदसी मतंग ने और संगीत सुधारक हरिपाल ने लिखी, ठीक है। अब जो भारत का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया का, कर्नाटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया का, ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक का जो जोग्राफिकल ओरिजिन है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं सरोद, तबला, सितार, इनका यूज़ किया जाता है। मोर इम्प्रोवाइजेशनल, अलाउइंग फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? कर्नाटिक वाला मोस्ट स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मुलाइक होता है, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा इसमें मैथ्स का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तभी आप देखो साउथ इंडिया के लोग मैथ्स से बड़े तेज होते हैं। रिलाइंग ऑन अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ मेलोडी एंड रिदम। इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज़ किए जाते हैं वायलिन, मृदंगम, घटम, ठीक है, इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहाँ का? ये सदर्न स्टेट का है। बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई। हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक हम देखने वाले कर्नाटिक म्यूज़िक, बिकॉज क्वेश्चन बनेगा कर्नाटिक म्यूज़िक पे। ये वो संस्कृत टर्म कर्नाटक संगीतम से आता है कर्नाटिक म्यूज़िक, ये अंग्रेजों ने कर्नाटक का कार्नेटिक बना दिया, ठीक है। इट इज़ अ क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल फ्रॉम साउथ इंडिया। इट यूज टू बी परफॉर्म मेनली इन द हिंदू टेम्पल्स ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। तो जब रिलीजियस सेरेमनीज होती थी तब ये हिंदू जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता था। धीरे धीरे ओवर द टाइम इट इवॉल्व्ड इनटू एन आर्ट फॉर्म एंड बिकेम मोर देन जस्ट अ रिचुअल। तो रिचुअल से ये बाहर निकला और अभी पूरा इसमें म्यूजिक इवॉल्व हो गया है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। अगर आप साउथ इंडिया का म्यूजिक सुने तो उसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी डिवोशन ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशनल ज़्यादा है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो फिर उसी हिसाब से लोग इसको मोल्ड भी करते हैं अपने हिसाब से ज़्यादा। 14 सेंचुरी से पहले, 14 सेंचुरी से पहले, दैट इज़ 1300 से पहले हम बोल सकते हैं, साल 1300 से पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वॉज रिलेटिवली यूनिफॉर्म था। द मेजर शिफ्ट अकर ड्यूरिंग 12th to early 13th century, स्पेशली विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूलर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर। अब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, आपको पता है सबसे पहले इन्वेजन तो कब हुआ था? 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में महमूद ऑफ गजनी आया। सबसे पहले तो ठीक है वो जो आपका ये है क्या बोलते हैं अरब ट्रेडर मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उसका सच कोई ज़्यादा मानते नहीं, ठीक है वो कासिम आया, लेकिन मेन जो 1001 अटैक में अटैक हुआ था गजनवी का, फिर आया था गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है 1206 में, आपको पता है। तो वहाँ से एक्चुअल मेन पर्शियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं 13th सेंचुरी से प्रॉपरली। तो उससे होता क्या है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें ब्लेंड होने लगता है। सिर्फ म्यूज़िक में ही नहीं, आपको पता है हर चीज़ में ब्लेंड हुआ, वो चाहे आप आर्किटेक्चर को ले लो या चाहे इंसानों को ले लो, आपको पता है हिंदू मुस्लिम मैरिजेस हुई और सब क्या हुआ, हर चीज़ का मिक्स हुआ। द नदर्न स्टाइल ऑफ म्यूज़िक बिगैन टू एब्जॉर्ब इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पर्शियन एंड इस्लामिक म्यूज़िक ट्रेडिशंस, यानी कि जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक था उसमें इन्फ्लुएंस सबसे पहले आया किसका? पर्शियन और इस्लामिक म्यूज़िक का। लाइक द यूज़ ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, तबला, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक्स, इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव म्यूजिक विद इन द रूल्स ऑफ राग, तुरंत क्रिएट कर देना, जैसे आजकल क्रिएट होता है ना, तुरंत कुछ भी होता है थोड़ा सा पुराने गाने को नए गाने में तब्दील कर दिया जाता है ना, अभी देखते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है हिंदुस्तानी म्यूजिक। नदर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक बिगैन टू ऑब्जॉर्व, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रिपीट हो गया। आफ्टर द इन्वेजन बाय मुस्लिम रूलर्स द कल्चरल एंड म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ देवगिरी, देवगिरी मतलब जहाँ पर ये यादव जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी देवगिरी में। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ से कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद या फिर देवगिरी, ओके। और यहाँ पर बीच में ये सब जो आपकी राजपूत डायनेस्टीज़ हैं, चाहे चंदेल हों, परमार हों, दिल्ली में चौहान हों, ये सब यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो 1309 में मलिक काफूर, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री कमांडर था और इसने साउथ इंडिया में अटैक किया था,
ठीक है। तब तक ये तो मेनली तो राजपूत्स तो उस टाइम पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं था या तो मर्ज हो चुके थे जो भी, लेकिन यहाँ पर मलिक काफूर ने यादव, देवगिरी का कातियास जो थे वारंगल के, होयसाल ऑफ हाले बीडू या दौर समुद्रम उनको हराया, और पांड्या मदुरई को हराया। तो इन सबको उसने हराया था। रफली अगर मैं बात करूँ तो वही 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ठीक है, 1309 का। डिफीटेड द यादव रूलर राजा रामचंद्र सिंह थे उस टाइम पे, मार्किंग द एंड ऑफ यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। तो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बाई मुस्लिम रूलर्स द कल्चरल म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ देवगिरी मूव टू विजयनगर एम्पायर। तो जो यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन था वो विजयनगर एम्पायर, जो आपको पता है कृष्णा रिवर के साउथ में था, इन दी 1336 में स्टैब्लिश हुआ, यानी 14th सेंचुरी में ही अगर हम बात करें 14th सेंचुरी में स्टैब्लिश होता, तो ये यहाँ पे मूव कर गया इसका इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में जितना पर्शियन इन्फ्लुएंस आया ड्यू टू इन्वेजन ऑफ मुस्लिम रूलर्स, उतना यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी सिंपल हिस्ट्री से लेना देना है, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली सल्तनत यहाँ तक कंसंट्रेटेड थी। वो मलिक काफूर तो सिर्फ लूटने गया था, ऐसा कुछ परमानेंट वहाँ पर सेटल तो हुआ नहीं कि परमानेंट वहाँ पर मुस्लिम ट्रेडिशन इस तरह से फॉलो लोग करने लग जाएंगे। और फिर इट वॉज इन दी मुग़ल सल्तनत, जब अकबर ने यहाँ पर साउथ में सबसे पहले स्टार्ट किया साउथ में जाना, फिर जहांगीर गया, शाहजहाँ गया, औरंगजेब ने फिर यहाँ पर पूरी तरह से बीजापुर, गोलकोंडा इनको 1686 1687 में एनेक्स किया था सबको। तब यहाँ पर आपको आप मान सकते हैं कि तब थोड़ा बहुत, और वैसे भी उतना ज़्यादा प्रॉपर इन्फ्लुएंस नहीं था। आपको पता है औरंगजेब के बाद तो मुगल डायनेस्टी पूरी ख़त्म ही हो गई, इसीलिए ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर आपको उतना पर्शियन इन्फ्लुएंस म्यूज़िक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर पैटर्नाइज्ड काइनेटिक म्यूजिक हेल्पिंग इट फ्लरिश ड्यूरिंग द पीरियड। तो उन्होंने पैटर्नाइज किया। अभी मेन चीज़ आई नहीं, अभी तो ये समझ लो माहौल बंद रहा है, ठीक है। जहाँ से मेन क्वेश्चन पूछेगा वो भी चीज़ें आने वाली हैं बस। बिकॉज ऑफ दिस फ्लरिशिंग इन द विजयनगर एम्पायर द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया बिकेम वाइडली नोन एज कार्नेटिक म्यूजिक। ये कर्नाटक वाला रीजन था इसलिए, ठीक है, साउथ इंडिया का रीजन, तो इसलिए उसको कार्नेटिक म्यूजिक नाम पड़ गया। ओके, इट रिमेंड मोर क्लोजली टाइड टू इट्स रिलीजियस एंड डिवोशनल रूट्स, यानी कि वो बंधा रहा। अनलाइक अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, वही पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं आ पाया, और हिंदू गॉड्स के प्रेज में ये सब डिवोशनल और रिलीजियस म्यूजिक बनता रहा। द टर्म हिंदुस्तानी एंड काइनेटिक अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 14th सेंचुरी टेक्स्ट। संगीत सुधारक जो लिखा था हरिपाल ने, सबसे पहले वहाँ पे जिक्र होता है टर्म्स हिंदुस्तानी और काइनेटिक का। ओके, बाय द 16th and 17th centuries कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक बिकेम क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी आपस में ये डिफरेंट हो गया 16th और 17th सेंचुरी में, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी। द ब्रिटिश लेटर पॉपुलराइज द एंग्लिसाइज नेम, जो अंग्रेजी नाम था कार्नेटिक, उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया। अब यहाँ से मेन चीज़ें आएंगी, अब थोड़ा सा चौकन्ना होकर बैठना। अभी तो एक तरह से माहौल बन रहा था, कार्नेटिक वर्ड कहाँ से आया, क्या पर्शियन इन्फ्लुएंस, सब कुछ। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, क्लियर है। पी त्यागराज, एम दीक्षितर और श्याम शास्त्री, इनको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ये पता भी होगा आपको क्योंकि हम लोग रिपीटेडली इन चीज़ों को पढ़ते भी हैं। ये ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है, ठीक है। मेल में अगर देखें, फीमेल ट्रिनिटी अलग है, डी.के. पट्टमल, एम.एल. वसंत कुमारी और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी की अगर हम बात करें तो भी बात करेंगे आगे, फैक्ट्स लिखे हैं इनको लेके भी, ठीक है। देन वेंकट मखी, ये आते हैं, इनको ग्रैंड थियोरिस्ट कंसिडर किया जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का, क्योंकि इन्होंने 17th सेंचुरी में एक मेलकर्ता सिस्टम को क्रिएट किया, विच इज़ अ वे, जो कि एक तरीका है ऑर्गेनाइज करने का और क्लासीफाई करने का। जितने राग हैं, राग मतलब मेलोडी, साउथ इंडिया म्यूजिक में जितने भी राग हैं उनको ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई करने का ये एक सिस्टम है, मेलकर्ता सिस्टम, जिसको 17th सेंचुरी में किसने क्रिएट किया था? वेंकट मखी ने क्रिएट किया था। मेलकर्ता सिस्टम में 72 राग होते हैं, 72 पेरेंट राग है, जिससे कि फर्दर और क्लासिफिकेशन किया जाता है। टुडे 72 मेलकर्ता आर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द लर्निंग, कंपोजिंग एंड परफॉर्मिंग कार्नेटिक म्यूजिक, यानी आज ये 72 जो मेलकर्ता हैं उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। नाउ अब आते हैं जो 4 मेन एलिमेंट होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, श्रुति, स्वर, राग और ताल। राग क्या होता है? राग होता है अ सेट ऑफ म्यूजिकल नोट्स दैट फॉर्म्स द मेलोडी ऑफ अ सॉन्ग। इट गिव्स द सॉन्ग अ स्पेसिफिक मूड और फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, डिवोशन, सैडनेस। ये मेलोडी है सॉन्ग की। कैसे? और ये एक पर्टिकुलर फीलिंग को, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिवोशन को इंसाइट करता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पर पहले गाड़ी वाला आता था कचड़ा लेने, आई थिंक आपके यहाँ भी आता ही होगा, तो वही सेम म्यूजिक पहले बजता था, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, है ना। तो थोड़ा सा नाचने टाइप का मन करता था, है ना, पैर थिरकने लगते थे। अभी पता नहीं तुम लोग क्या चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्या है, ऐसा कुछ डिवोशनल टाइप उसका वो कर दिया राग, गाड़ी ऐसा, मतलब एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा टाइप है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, तो मतलब ऐसा डिवोशन टाइप कर दिया। अब रोने का ऐसा मन करता है कि भाई क्या है, क्या हो रहा है ये।
तो लिरिक्स तो वही है, स्वर वही है, लेकिन राग चेंज हो गया। जैसे कि अगर मैं गाऊँ घूमती गेम चाले गौज में फेम चाले, ठीक है, नोट जितना चाले यार ना नेम चले, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी आप बताओ? थोड़ी आएगी ना स्टड वाली। वो बात अलग है कि आपको एसएससी के चेयरमैन याद आ जाएंगे, लेकिन फीलिंग तो वही आएगी ना कि एकदम स्टड वाली फीलिंग आएगी। तो तीनों अलग अलग थे। तीनों मैंने जो गाने गाए, ठीक है, दो में तो शुरू में सेम लिरिक्स थी। एक ने कि थोड़ा सा डांस करने का, है ना, फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग लाया, हैप्पीनेस वाला। दूसरे वाला थोड़ा सा डिवोशन टाइप लाया। तीसरा वाला थोड़ा सा वो जो जेंजी टाइप होता है वो वाला टाइप फीलिंग लाया। तो राग होता है यही चीज़, ठीक है। स्वर की बात करें तो स्वर जो होता है म्यूजिकल नोट्स होती हैं, ये 7 बेसिक नोट्स होती हैं, सा रे गा मा पा ध्या नी सा। सा एंड सा आर सेम। लॉ ऑफ ऑक्टेव, रिकॉल न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865, याद है आपको? तो जो लास्ट वाला सा होता है पहले से सिमिलर है, बट लास्ट वाला जो है पिच उसकी हाई है, सा एकदम निकलता है वो, ठीक है। वहाँ पे अलग होता है वेस्टर्न म्यूजिक में, वहाँ डो रे फा ऐसे करके होता है। ईच नोट हैज़ अ स्पेसिफिक पिच एंड पोजिशन विद इन दी ऑक्टेव। अब यार देखो, पता है मतलब पीरियोडिक टेबल का मुझे याद आ रहा है, बेचारी पीरियोडिक टेबल, एक ज़माना था कितने क्वेश्चंस आते थे। सी बॉजियम का एटॉमिक नंबर बता दो, रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर बता दो, लॉ ऑफ ऑक्टेव बता दो, डॉबरनैर का लॉ ऑफ ट्रायड बता दो। कहाँ गया उसे ढूंढो, खो ही गया एकदम। केमिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, केमिस्ट्री के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए थे बस स्टेनो में। ये हाल है। अब देखते हैं सीजीएल में हो सकता है, अब आपको पता ही है, घूमती गेम चाले गॉज में फेम चाले, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। तो ईच नोट हैज़ अ स्पेसिफिक पिच एंड पोजीशन विद इन, ये तो 12 को ही पता चलेगा, लेकिन बताना नहीं है किसी ने, ठीक है, छुप छुप के। ईच नोट हैज़ अ स्पेसिफिक पिच एंड पोजीशन विद इन द ऑक्टेव, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राग। ताल क्या होता है? रिदमिक साइकिल और बीट पैटर्न जो होता है सॉन्ग का, ऊपर नीचे। इट गिव्स द सॉन्ग स्ट्रक्चर, स्पीड और रिदम देता है उसको। एंड श्रुति क्या होती है? द बेस नोट और ड्रोन दैट सेट्स द पिच फॉर द सॉन्ग, जो पिच सेट करता है सॉन्ग की। इट हेल्प्स द परफॉर्मर स्टे इन ट्यून, ये परफॉर्मर को हेल्प करता है ट्यून में रहने में, ठीक है, एंड कीप द म्यूजिक हारमोनियस। श्रुति होता है ये। तो ये 4 मेन एलिमेंट है काइनेटिक म्यूजिक के, श्रुति, स्वर, राग और ताल। सब आप समझ गए? श्रुति से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछाने के चांसेस होते हैं। Just like in any music, Carnatic music has different kinds of compositions. Here are the different compositions of a Carnatic music. गीतम, वर्णम, स्वरजाति और कृति, ये क्या है? डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है। गीतम द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इट हैज सिंपल शॉर्ट मेलोडी विद साहित्य, दैट इज लिरिक्स इंट्रोड्यूस्ड, इट इंट्रोड्यूसेस राग एंड ताल टू लर्नर्स। वर्णम क्या होता है? हाईली स्किल्ड स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन that shows the defining elements of the rag, usually performed at the start of the concert। अब ये क्वेश्चन बना था स्टेनो में, तो वहाँ पर लिख दिया था एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, ठीक है, एंड में परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? स्टार्ट में। वर्णम को स्टार्ट में परफॉर्म किया जाता है। देखो इनकी जो डेफिनेशन होती है, मैंने आपको ये जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनेशंस जो होती हैं वो जनरली सही होती हैं। स्टार्ट में, एंड में, जहाँ फैक्ट होता है, डेटा होता है, वहाँ थोड़ा सा चेंज करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा डेफिनेशन टाइप है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही ही होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए स्टेनो में जहाँ पे वर्णम, गीतम, इन सब का डेफिनेशन टाइप लिखा हुआ था। स्वर जाति एक डिवोशनल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन है, अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन वर्णम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वर्णम से। इट इज़ यूज टू प्रैक्टिस मेलोडी, रिदम एंड एक्सप्रेशन। कृति, इससे भी क्वेश्चन आए। कृति इज द मोस्ट कॉमन टाइप। इट इज़ अ डिवोशनल कॉम्पोजिशन एक्सप्रेसिंग भक्ति, भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए कृति जो है परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इंडिविजुअली एंड ऑफन प्रैक्टिस्ड एज अ पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कि ऑफन जनरली इसको इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाता है रादर दैन इन ग्रुप्स। जो कोर्स पार्ट्स हैं कृति के, कृति जो कि डिवोशनल म्यूजिक है जिसको कि इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाता है, उसके एक कोर स्ट्रक्चर हैं। पहला पल्लवी, ये ओपनिंग या मेन थीम होता है, ठीक है, जिसको एक दो बार मतलब रिपीट किया जाता है, जैसे कि यू नो हु इट इज़, यू नो हु इट इज़। तो हनी सिंह बोलता है ना तो 3 बार यू नो हु इट इज़, तो वो क्या करता है, बार बार ओपनिंग लाइन को रिपीट करता है। दैट इज़ काइंड ऑफ पल्लवी से आप रिलेट कर सकते हो। अन्नु पल्लवी की अगर बात करें, दिस इज द सेकेंड सेक्शन विच सर्व्स एज अ कनेक्टिंग वर्स बिटवीन द पल्लवी एंड द चरणम। इट इज़ यूजुअली शॉर्टर दैन दी चरणम, तो ये चरणम से शॉर्ट होता है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है पल्लवी और चरणम के बीच। चरणम क्या है? दिस इज द फाइनल सेक्शन विच ऑफन कंटेन्स द कोर मैसेज ऑफ द कॉम्पोजिशन। ये कोर मैसेज को कंटेन करता है कॉम्पोजिशन के, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। सबसे लंबा पार्ट अगर होता है तो वो चरणम ही होता है,
ठीक है, चरण नाम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तिल्लाना क्या होता है? अरिथमिक, लिवली एंड शॉर्ट कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफन इन डांस। तो डांस में ये इसको लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। एंड राग मालिका डिवोशनल कॉम्पोजिशन विद मल्टीपल राग एंडिंग इन द ओरिजिनल राग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गार्लैंड ऑफ राग। तो गार्लैंड ऑफ राग किसको बोलते हैं? ये राग माला, ऐसे याद कर लो, राग मालिका है, राग माला याद कर लो। ओके, और ध्यान इस चीज़ का रखना कि कृति से पहले एक परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मेंस होती है, इसको हम बोलते हैं अल्पाना। ठीक है, अल्पाना। ये भी काइंड ऑफ डिवोशनल म्यूजिक होता है, बट इसमें ध्यान यही रखना है कि ये पहले परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एंड ये एक मेलोडिक इलाबोरेशन होता है राग का। ठीक है, मेलोडिक टाइप होता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोई इसका फिक्स्ड ताल नहीं होता, नहीं कोई रिदम नहीं होती इसके फिक्स्ड, बस आप पहले परफॉर्म किया जाता है कीर्ति के, वो ध्यान रखना। जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो वीणा हो गया, तंबूरा हो गया, मृदंगम हो गया, ठीक है, घटम हो गया, मॉर्सिंग ये आप देख सकते हैं, और मृदंगम, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मृदंगम नहीं होगा आपका। ठीक है, दिस इज़ योर नाद स्वरम, ये नाद स्वरम होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और ये है आपका मृदंगम। ओके, तो ये आपका नाद स्वरम है। और मॉर्सिंग हो गया, घटम हो गया, आपका मृदंगम हो गया, ये पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है। पर्कशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनकी सरफेस को मारना पड़ता है तब वो बजते हैं। परक्यूशन वो होते हैं, जैसे ये अगर बात करें तो ये कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर या वाद्य यंत्र क्यों है? बिकॉज इसमें एयर ब्लो करनी पड़ती है तब ये बजता है। ठीक है, ये अगर इन दोनों की बात करें तंबूरा और वीणा, तो ये आपके तंतु वाद्य यंत्र हैं, बिकॉज इसमें स्ट्रिंग्स हैं। तो स्ट्रिंग्स जब को आप प्लग करोगे तब वो बजेगा, तो इसलिए वो तंतु वाद्य यंत्र है। घटम में एक फेमस एक्सपोनेंट का नाम याद रखना, जिनको E.H. विनायकरम या विक्कू विनायकरम के नाम से जानते हैं। E.H. विनायकरम, ठीक है, विनायकरम। एक विक्कू विनायकरम, ठीक है, विक्कू विनायकरम, E.H. विनायकरम, ये ध्यान रखना नाम। कार्नेटिक म्यूजिक अनलाइक हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज़ नो घराना। हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना होते हैं, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, पंजाब घराना, भिंडी बाजार घराना, बहुत सारे घराना होते हैं उसमें। ठीक है, कैराना घराना। यहाँ पे क्या, कोई घराना नहीं है। घराना होता है कि लेगेसी होती है, कि जैसे मान लो कि जैसे कि मैं नाच ये बजाता हूँ, ठीक है, फिर मैंने पास ऑन किया किसी को, फिर उसने, वो किसी का गुरु बना, उसने पास ऑन किया, फिर वो किसी का गुरु बना, उसने पास ऑन किया, तो वो एक घराना, एक लेगेसी बन जाती है वो। ठीक है, ऑल द क्लासिकल डांस ऑफ साउथ इंडिया आर परफॉर्म्ड इन द कार्नेटिक म्यूजिक। क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं मिस सुब्बुलक्ष्मी को। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। फर्स्ट म्यूजिशियन बनी थी। 1999 में पंडित रविशंकर सेकेंड म्यूजिशियन बने थे, और 2001 में उसके बाद बिस्मिल्लाह खान थर्ड इंडियन म्यूजिशियन बने थे जिनको भारत रत्न मिला था। पद्म भूषण इनको 1954, तो वहीं पद्म विभूषण इनको 1975 में मिला था। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल बोलते हैं, वो प्राप्त करने वाली पहली भारतीय म्यूजिशियन थी 1974 में। और इनको एक चीज़ ध्यान रखना, इनको टाइटल भी मिल रखा था तिरुपति, जो देवस्थाना में जो तिरुपति टेम्पल है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से, दैट वॉज अस्थाना विद्वान। अस्थाना विद्वान का मतलब है विद्वान, रेजिडेंट आर्टिस्ट। ठीक है, रेजिडेंट आर्टिस्ट, ये इनको टाइटल मिला था। एम एस सुब्बलक्ष्मी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट द UNGA, दैट इज़ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उसमें परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन म्यूजिशियन में बनी 1966 में, 1966 में। ठीक है, खत्म हो गया कार्नेटिक म्यूजिक। अब करेंगे इसके क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितनी फोकस के साथ लेक्चर देखा है। तो करिए क्वेश्चंस को जल्दी से। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? फादर किसको बोलते हैं? तो पी त्यागराज, नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रिनिटी में आते हैं। एम दीक्षितार, ये भी ट्रिनिटी में आते हैं। पुरंदर दास, ठीक है, पुरंदर दास, ये तीन लोग ट्रिनिटी के पार्ट हैं। मेल करता सिस्टम इन कार्नेटिक म्यूजिक वॉज डेवलप्ड बाई, जिससे कि सारे राग बनते हैं 17, बताओ जल्दी से, 17 मेल करता हैं, किसने? त्यागराज नहीं। वेंकटमखी, यस, ऑप्शन नंबर बी, ये फादर हैं कार्नेटिक म्यूजिक के। और दीक्षितर की अगर बात करें तो ये भी ट्रिनिटी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज नॉट परफॉर्म टू कार्नेटिक म्यूजिक? इसमें से कार्नेटिक म्यूजिक में किसको परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो जो साउथ इंडिया के जितने भी म्यूज़िक हैं वो सब कार्नेटिक म्यूज़िक में परफॉर्म किए जाते हैं, साउथ इंडिया के जो डांसेज हैं, और नॉर्थ इंडिया के जो हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के। तो भरतनाट्यम साउथ का, ये तमिलनाडु का, कथकली केरला का है, कथकली मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ओडिसी कार्नेटिक म्यूजिक में है, बिकॉज ये साउथ इंडिया का नहीं है। द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रिनिटी में कौन आता है? पी त्यागराज आते हैं, पुरंदर दास फादर है, वो नहीं आते इसमें। त्यागराज, दीक्षितर और श्याम शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक का की एलिमेंट कौन सा नहीं है? राग नहीं है, ताल नहीं है, स्वर नहीं है, या फिर गज़ल नहीं है। राग तो मैंने आपको गा के सुनाया,
ताल व सारेगामा हो गया, स्वर भी होता है, गज़ल नहीं होती है, ठीक है। गज़ल इज़ अ पर्शियन इन्फ्लुएंस इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक। Which Carnatic musician was awarded the Padma Vibhushan this year for exceptional contributions to Carnatic music and fusion of Indian and Western classical music? भैया इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना है कौन कौन है उसमें। तो उसमें एक तो एल सुब्रमण्यम है, ठीक है, जिनको इसलिए मिला पद्म विभूषण कार्नेटिक म्यूज़िक में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। फिर हमारी बिहार की कोकिला हैं शारदा सिन्हा जी, तो शारदा मैम हैं। फिर MT वासुदेवन नायर है, मैं नाम लिख देता हूँ, पूछा जा सकता है, वासुदेवन नायर। नागेश्वर रेड्डी हैं, किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये बताओ? नागेश्वर रेड्डी। और जगदीश सिंह खेखर, जगदीश खेखर लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, जगदीश खेखर हो गए। और कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया किससे एसोसिएटेड है? तो कुमुदिनी लखिया हैं कथक से एसोसिएटेड, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है, कथक से। और एक नाम बच गया ओसामा सुजुकी, ओसामा सुजुकी, ये सुजुकी के मालिक थे, इनको पोस्टमसली मिला है इनकी डेथ के बाद। ओके, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिशियंस वाज अवॉर्डेड पद्मश्री दिस ईयर फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एकेडमिक एंड वोकल ट्रेडिशंस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? एल सुब्रमण्यम। तो एल सुब्रमण्यम अगर आप देखें तो इनको पद्म विभूषण मिला है, तो एटलीस्ट इनको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। TN कृष्णन और श्रीनिवास अय्यर और के ओमना कुट्टी। तो TN कृष्णन तो नहीं होंगे, TN कृष्णन जी एस और ये लालगुड़ी जयराम और एस गोपाल कृष्णन हैं, गोपाल कृष्णन सेंटिमेंट्स लोगों के भड़क जाते हैं आजकल इस नाम से। तो ये 3 लोगों को ट्रिनिटी ऑफ वॉयलिन बोलते हैं, ट्रिनिटी ऑफ वॉयलिन, ठीक है। और इनकी डेथ 2020 में ही हो गई थी, ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे सही आंसर जो होगा दैट वुड बी के ओमना कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी। विच कॉम्पोजिशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज कॉल्ड द गार्लैंड ऑफ राग, ठीक है। किसको गार्लैंड ऑफ राग के नाम से जानते हैं? कृति, वर्णम, राग मालिका या फिर तिल्लाना? तो अभी हमने देखा था राग माला, गार्लैंड ऑफ राग, ऑप्शन नंबर सी। ऑल कार्नेटिक म्यूजिक कॉम्पोजिशंस आर रिटन एक्सक्लूसिवली इन संस्कृत। ये मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है कि सारे कार्नेटिक कॉम्पोजिशंस संस्कृत में लिखे जाते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ये सही है क्योंकि संस्कृत एक वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस है भारत की। ये गलत है क्योंकि कार्नेटिक कॉम्पोजिशंस आर इन संस्कृत बट ऑल्सो इन रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब ये गलत है क्योंकि कॉम्पोजिशन जो है सिर्फ संस्कृत में नहीं है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ संस्कृत में, संस्कृत के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़। ये सही होगा आपका। एक्सक्लूसिवली कैसा है? एक्सट्रीम कीवर्ड है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ऑल, नेवर, नन, एनी, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, सोली, ये सब एक्सट्रीम कीवर्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है मेन में। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस: अ तिल्लाना इज अ टाइप ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कॉम्पोजिशन दैट प्राइमरली एम्फसाइजेस रिदमिक patterns and usually performed at the end of a concert. Tillana is mostly used in classical dance performance because of its rhythmic appeal and structure. एंड में परफॉर्म किया जाता है, देख लो आप, ठीक है, ये देख लो तिल्लाना, रिदमिक, लिवली एंड शॉर्ट कंपोजिशन परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एन एन डांस, अंत में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एंड शॉर्ट कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एट द एंड ऑफ अ कॉन्सर्ट, इट इज़ ट्रू। एंड Tillana is mostly used in classical dance performance because of its rhythmic appeal and structure. So both A and R true, and R is the correct explanation of A. ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. फाइनली हमारा ये कार्नेटिक म्यूजिक वाला भी टॉपिक होता है ख़त्म। अब आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप बता दीजिएगा। ये हॉट टॉपिक है एंड क्योंकि इस पर हम उतना ज़्यादा फोकस करते नहीं है, डिटेल में पढ़ते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डिटेल में सारी चीज़ें देख ली। लेट मी टेल यू कि यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, रटने वाला है, याद करने वाला है, और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा इतना वाला पार्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। जैसे ये तो आपको रटी होंगी क्योंकि MS सुब्बुलक्ष्मी को मैं काफ़ी जोर दे के पढ़ाता हूँ क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बनते थे। ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसको भी, लेकिन बेसिक्स चीज़ें हैं ये, इसमें कोई ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। सितार जो है, सितार, इसको किसने इन्वेंट किया था ये आपको बताना है कॉमेंट में। हिंट देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, हिंट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और मैं आपको छोड़ जाता हूँ इस गाने के साथ, यार की गैल चाले।